Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma. This is a very important video for your upcoming UPSC एग्जामिनेशन। हम लोग आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला है आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, देन योर बायोटेक्नोलॉजी, और जो थर्ड टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं ये है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, स्पेस टेक से आपके एग्जामिनेशन में हर साल एक ना एक साल ज़रूर क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आता है या फिर मेंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आता ही आता है। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक कभी भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे कहाँ पर कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत बेहतरीन ढंग से आज आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कवर करा दूंगा, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए आपके, चाहे करंट रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आए, हर तरीके से आप सभी तैयार हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बेसिक अगर मैं पूछूं, सबसे पहली चीज़ आपको पता ये होनी चाहिए कि अगर आपके दिमाग में सीधे का टॉपिक आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला वर्ड आपका गिवन है स्पेस, ठीक है, और दूसरा गिवन है आपका वर्ड टेक्नोलॉजी। मतलब कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपका स्पेस का यूटिलाइजेशन करना, आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा जाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये स्पेस क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ ये होती है जानना है कि स्पेस आखिर होता क्या है, जिसके बारे में सारी चर्चा हो रही है। तो आखिर स्पेस होता क्या है? देखिए, स्पेस आपका ये होता है, जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है जी, अर्थ है, और उसके अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट आपकी परतें हैं। आप सभी जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये आपकी परतें हैं। इसी में जब आप एडवांस होते हैं अर्थ में, मान के चलिए हम यहाँ से चलते हैं तो इक्वेटर की तरफ आपका ये डिस्टेंस 18 किलोमीटर के आसपास आपका होता है, ट्रोपोस्फेयर की जो आपकी परत आती है, ठीक। फिर उसके बाद अगला जो आपकी परत आती है ये आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है जी। स्ट्रेटोस्फेयर से जब आप हल्का सा आगे बढ़ेंगे, मतलब कि अर्थ की जो सरफेस है उससे 100 किलोमीटर आप ऊपर जाते हैं हाइट पे। यहाँ पर देखिए हम 100 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ये इमेजिनरी लाइन आपकी कहलाती है करमान लाइन। क्या कहलाती है? करमान लाइन। अब देखिए, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आपकी लाइन है जो कहती है कि 100 किलोमीटर पे जिस पे आपके करमान लाइन है, इससे ऊपर का जितना एरिया आपका होगा ये पूरा एरिया आपका स्पेस का कहलाएगा। किसका? स्पेस का कहलाएगा। स्पेस में क्या खासियत होती है? स्पेस की खासियत होती है कि इसमें ग्रेविटी आपकी लेस होती है कि जीरो होती है? स्पेस में ग्रेविटी आपकी लेस होती है। अगर कहीं पे आपके लिखा आ जाए कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। स्पेस में ग्रेविटी आपकी लेस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेस होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। इसीलिए यहाँ पर आपने देखे होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स की वीडियो जो आप देखते होंगे, ये स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो ये फ्लोट करते रहते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होती है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, और साथ ही साथ आपकी, मैं कहूँ यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क है। यहाँ पर खुद की कोई लाइट नहीं है। लाइट आप जानते होंगे कि सन से कोई भी चीज़ तब इल्यूमिनेटेड होगा जब उसकी रोशनी आपको टकराती है उस चीज़ पे, तभी वो इल्यूमिनेटेड होता है। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं होता है। कितने भी आपके प्लैनेट्स हैं ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं होते हैं, ये सभी के सभी आपके सन की रेस पे डिपेंड करते हैं, तभी ये आपकी रोशनी में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि चाँद है, ठीक है, सिर्फ और मून है, मून पे रोशनी आपकी तभी दिखाई पड़ती है, मून तभी चमकता है जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। अदरवाइज इस पर खुद का कोई सेल्फ इल्यूमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बैक टू टॉपिक आते हैं। तो 100 किलोमीटर का ऊपर का जितना भी एरिया है आपका, ये स्पेस के दायरे में आता है। ये बेसिक चीज़ आपने समझ ली कि करमान लाइन है, इससे ऊपर का एरिया आपका स्पेस कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, यहाँ पर एक बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि ट्रोपोस्फेयर पे जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, ठीक है जी। स्ट्रेटोस्फेयर पे क्या होते हैं, जो वेदर फिनोमिना यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, इसीलिए आपके एरोप्लेन यहाँ पर फ्लो नहीं करते हैं। एरोप्लेन आपके कहाँ पर फ्लो करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम विंड्स होती हैं
और वेदर ज़्यादातर आपका बिल्कुल काम रहता है। ठीक इसी तरीके से मेसोस्फीयर में आप आएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर की एक खासियत और है कि इसके ऊपर आपकी ओजोन लेयर की परत होती है। ठीक फिर इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेसोस्फीयर में आपका होता है कि मीटियोर्स इसमें बर्न हो जाते हैं। ये सब मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको पता भी होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर की जो परतें हैं। ठीक इसी मेसोस्फीयर में जब आप आधा बढ़ेंगे तो 100 किलोमीटर के आसपास आपकी करमान लाइन आएगी जहाँ से आपका स्पेस स्टार्ट होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको पता चलेगा कि स्पेस आखिर क्या है और उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, ये देखना आपको जरूरी है। देखिए आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर, ये इसरो के आपकी जितने भी स्पेस व्हीकल्स हैं, ठीक जो न्यूज़ में रहती हैं और जो आपकी डिफरेंट स्पेस व्हीकल्स जो आज तक डिज़ाइन हुई हैं, इसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ साथ डिफरेंट जो सैटेलाइट्स है आपकी जो डिज़ाइन करी गई हैं आपकी इसरो के द्वारा और इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है, उसके बारे में पूछता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपके जैसे कि सैटेलाइट में आप देख सकते हैं गगन, ठीक है, नाविक सिस्टम जो आपका है, एस्ट्रोसैट है, ये सारे सैटेलाइट के एग्जाम्पल है जिसके बारे में आगे हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद जो वेरियस इंपॉर्टेंट मिशंस रहते हैं जो आपके न्यूज़ में, चाहे वो इसरो से रिलेटेड हो या फिर आपके इसरो लिंक्ड किसी और स्पेस एजेंसी के साथ, कोई इसरो अगर मान के चलिए नासा के साथ कोई मिशन करता है जो न्यूज़ में रहता है तो एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक इसी के साथ साथ ही अगर कोई फॉरेन की स्पेस एजेंसी कोई बहुत बेहतरीन काम कर रही है जिसका लेवल पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे कि अब ह्यूमन स्पेस मिशन आपके स्टार्ट कर दिया है किसने, आपके नासा ने फिर से सोचा है कि हम लोग फिर से ह्यूमंस को कहाँ लेके जाएंगे, चांद पर। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से आपके इन्फ्लुएंस करेगा, इसीलिए ये न्यूज़ में था और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछेगा, गारंटी है। ठीक इसके साथ साथ ही वेरियस जो इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो के, ठीक उसके बारे में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि चंद्रयान मिशन हो गया 1, 2, 3, इसके बारे में पूछ सकता है। मॉम 1, मॉम 2, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और शुक्रयान, गगनयान, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ आपके रॉकेट फ्यूल जो इस्तेमाल होते हैं, आपके जितने भी सैटेलाइट्स ये भेजे जाते हैं स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, इनमें जो फ्यूल आपका इस्तेमाल होता है, चाहे वो क्रायोजेनिक हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, इन सब चीज़ों के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो सबके बारे में बेहतरीन तरीके से आज स्टडी कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा एक बार हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका जो इसरो है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है और कैसे कैसे हम लोग स्पेस सेक्टर में धीरे धीरे देश की आज़ादी के बाद बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा जब आपका देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहली तो हमारी प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी कि पहले तो हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करें। ठीक, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों को पहले देखें। लेकिन आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ज़्यादा विजनरी थे, उन्होंने इसके साथ साथ ही फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू किया कि आने वाले वक्त में हमारे देश की कौन कौन सी आपकी ज़रूरतें होंगी। तो उसी के लिए उन्होंने आपके धीरे धीरे स्पेस सेक्टर में भी आपके एक तरीके से काम करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि आदेश दिया। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट आपके इन कामों में लग गए। जैसे कि इसी के साथ साथ ही आपके क्या होता है 1962 में आपके इनकॉस्पार का गठन होता है। किसका गठन होता है? इनकॉस्पार का गठन होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ठीक, उसके बीच में इसी बीच में आपका टल्स होता है 1962 और 1969 के बीच में तुम्बा में आपका एक तरीके से लॉन्च स्टेशन, ठीक है, बनता है। याद रखिएगा टल्स आपका बनता है इस बीच में। और 1969 में आपके इसरो का गठन होता है। देखिए अब तक इनकॉस्पार के थ्रू आपकी स्पेस की जितनी भी गतिविधियाँ थी ये देखनी जा रही थी, लेकिन 1969 में आपकी इसरो का गठन होता है। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद 1972 के अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली आपके पीएम ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। किसको करता है? पीएम ऑफ इंडिया के को रिपोर्ट करता है। और इसरो आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर रख दिया जाता है। ठीक है, अब जितनी भी फंडिंग होती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, ये डायरेक्टली आपके बजट के थ्रू होता है, वही इसरो को जाता है। जैसे कि इस बार के बजट में मोटा मोटा आपका 13.5 से 13,000 करोड़ ले लेता हूँ मैं, 13,000 करोड़ के आसपास का बजट आपका रखा गया है। किसमें?
स्पेस सेक्टर के लिए, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करीबन आपके 6,500 करोड़ रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी बनाएंगे, एक तरीके से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो हमारे आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगा, ठीक है, ना कि महज वो एक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन पीढ़ियों तक होगा, ठीक है, चाहे वो सैटेलाइट बना के हो या फिर कह सकते हैं नया लॉन्च व्हीकल बना के हो, ठीक। तो 13,000 करोड़ के आसपास का बजट है। फिर 1975 में इसी के साथ चलते चलते हमने आर्यभट्टा अपनी फर्स्ट सैटेलाइट हमने बनाई है, जिसका नाम है आर्यभट्टा, जिसको हमने लॉन्च कराया था किसके थ्रू, आपके फॉर्मर यूएसएसआर के थ्रू, ठीक है जी, यूएसएसआर के थ्रू हमने लॉन्च कराया था, याद रखिएगा। उसके बाद 1979 में हमारा स्मॉल लॉन्च व्हीकल आता है, और उसके बाद की जर्नी तो हम कवर करते आ रहे हैं, PSLV, उसके बाद GSLV, और ना जाने हमने कितने तरीके की हमने कई मिशन आपके बनाए और कई कंप्लीट भी करे। तो सब के बारे में एक एक तरीके समझते हैं। ये कुछ बेसिक टाइमलाइन हो गई कि आखिर कैसा कैसा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, किस तरीके से आपकी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है कि बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलोर में है। यहीं से सारी गतिविधियाँ आपकी मॉनिटर्स होती हैं, ठीक है, कह सकते हैं, जिसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इसका हेडक्वार्टर है आपका तिरुवनंतपुरम में, और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का तिरुवनंतपुरम में इसका भी हेडक्वार्टर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर आपका श्रीहरिकोटा में है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हैदराबाद का है। अब देखिए, सिर्फ बेसिक जानना है, इसको आपको याद नहीं करना है, एग्जामिनर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट, अब देखिए, जितनी भी आपकी लॉन्च व्हीकल के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, तो वो पहली बात तो आपको याद रखना है, वो किसी न किसी ऑर्बिट में आपकी प्लेस करी जाती है, और उसके बाद वो रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड, और अर्थ की मॉनिटरिंग करती है, या फिर हमें जिस काम के लिए भेजा है वो करती है वो काम। तो डिफरेंट टाइप की वो कौन कौन सी आपकी ऑर्बिट होती है, ये समझना सबसे बेसिक बात है। देखिए, आपकी दो टाइप ऑफ ऑर्बिट होती हैं। पहला है आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और दूसरा है आपका पोलर ऑर्बिट, ठीक। देखिए, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में मतलब इक्वेटर के अराउंड आपके क्या हो रहा है, सैटेलाइट जो आपने छोड़ी है वो रिवॉल्व कर रही है। ये रेड पे सैटेलाइट है, वाइट में बना दिया मैंने, ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है आपके इक्वेटर के अराउंड। ठीक उसी तरीके से अगर वो पोल को आपके चक्कर लगा रही है, पोल्स के थ्रू चक्कर लगा रही है, तो वे आपकी पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, ये आपकी पोलर ऑर्बिट कहलाती है। तो ये दो तरीके की आपकी ऑर्बिट हो गई। अब समझिए, जितने भी आपकी सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, ठीक, ये जो ऑर्बिट आपकी होती है, ये ऑर्बिट 3 भागों में डिवाइडेड है आपकी, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और आपका हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये अर्थ बना दी मैंने, ठीक। अब इसके अराउंड मान के चलिए कि ये है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक, और ये आ गई आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उससे थोड़ा दूर, और आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा दूर, लगभग अराउंड आपके 36,000 किलोमीटर दूर आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट होती है। तो ये आपकी ऑर्बिट हो गई, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए, इसका बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ बना रखा है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है आपका ऑर्बिट का ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन ऑर्बिट्स का किस तरीके से होता है। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट जो आपकी होती है, ये आपकी 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक का होता है, मतलब कि आपकी अर्थ के सरफेस से अराउंड आपकी 2000 किलोमीटर के आसपास तक आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इसमें कौन कौन सी सैटेलाइट्स आपकी प्लेस करी जा सकती हैं, इसमें आपकी नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक, जैसे कि एक तरीके से कह सकता हूँ GPS बेस्ड सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर भी आपके प्लेस करी जा सकती है। उसके साथ साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट्स, डेटा एक्सेसिंग के लिए सैटेलाइट्स, वाटर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट्स, ये जितनी भी आपकी मैनेजमेंट सैटेलाइट्स होती हैं जो आपके वाटर की मॉनिटरिंग करती है, या फिर एग्रीकल्चर पैटर्न को स्टडी करती हैं, ठीक है, या फिर कोई डिजास्टर आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, बाढ़ आ गई है, इन सब चीज़ों को जो स्टडी करती है, ये सारी सैटेलाइट्स आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाती हैं। उसके साथ साथ ही वेदर फिनोमेना जो आप देखते हैं कि आपके गूगल मैप खोलते हैं, नहीं सॉरी गूगल ऐप डायरेक्ट खोलते हैं और वेदर पे चेक करते हैं कि आज हमारे एरिया का मौसम कैसे रहने वाला है, या फिर एक हफ्ते तक कैसा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टडी करता है सैटेलाइट, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, ये स्टडी आपके लो अर्थ ऑर्बिट से होती है। कहाँ से होती है? लो अर्थ ऑर्बिट से होती है। इसी के साथ साथ रिसोर्स मैपिंग, इंडिया का जो नक्शा है
अगर हम लोग स्पेस के थ्रू आपका ये स्टडी करना चाहते हैं कि हाँ जी किस एरिया में आपके कौन से एक तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसकी भी आपकी स्टडी करी जा सकती है। इसको रिसोर्स सेट जो हमने भेजा है सैटेलाइट, इसके थ्रू ये करी जा सकती है। तो रिसोर्स की जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाती हैं। और सी की मॉनिटरिंग, क्या कोई हाई टाइड हो रही है, कहाँ पर सुनामी आ रही है, ठीक है, और क्या एक्टिविटी आपके मतलब ओशंस में हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेव्स, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए आपका सी मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट भेजी जाती है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, लो अर्थ ऑर्बिट में हमें वो सैटेलाइट प्लेस करनी है एक तरीके से, अगर हमको बिल्कुल क्लियर पिक्चर चाहिए अर्थ की, ठीक है, किसी चीज़ के लिए हमको अर्थ की बिल्कुल क्लियर पिक्चर चाहिए और बिल्कुल क्लियर डेटा चाहिए कि हाँ जी ये हो रहा है, और हमें बेहतरीन ढंग से उसकी मॉनिटरिंग हमें बार बार करनी हो, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में जितनी सैटेलाइट आपकी प्लेस करी जाती हैं, यहाँ देखिए, तो मान के चलिए मैं पोलर ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं कोई एक सिंगल सैटेलाइट आपकी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसमें कई मल्टीपल सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, कई सारे सैटेलाइट्स एक साथ छोड़े जाते हैं, जो एक साथ डाटा को क्या बोलते हैं, अगर एक सैटेलाइट पे हम छोड़ देंगे तो मोटा मोटा उसको घूम के आने में उसी जगह पे बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा जिस चीज़ की स्टडी के लिए हमने छोड़ा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कई सैटेलाइट एक साथ छोड़ते हैं और सिंक्रोनाइज कर देते हैं, उसका एक पाथ बना देते हैं और डेटा एक के बाद दूसरी सैटेलाइट में ट्रांसफ़र होता रहता है और इसी तरीके से कंटिन्यूअस डाटा अर्थ पे आपके आता रहता है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमको क्लियर और एक तरीके से कंटिन्यूअस हमें पूरा रिजल्ट मिलता रहता है। जैसे वेदर की जानकारी लेनी है तो वेदर की जानकारी हमें परमानेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी हमने ले लिया उसके बाद 8-10 घंटे बाद देख रहे हैं तब तक पता चले कि बाढ़ आ जाएगी, ठीक। तो हमको परमानेंट चाहिए कि किस तरीके से मूवमेंट आपका हो रहा है। जितने भी आप लोग अलर्ट देखते होंगे, अगर आपके पास जियो या फिर एयरटेल का सिम है तो आपके पास ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाता है कि आपके एरिया में अगले 4 घंटे बाद तूफान, आंधी या फिर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो ये जितनी भी स्टडी आपकी होती है ये सारी की सारी आपकी वेदर फिनोमेना की सैटेलाइट से करी जाती है और वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाती है। होपफुली आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये पता चल गया होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट का आखिर काम क्या होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए लो अर्थ ऑर्बिट का एक काम और होता है जो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी सब समझ लीजिए। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये आपके लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, ठीक। इसी के साथ साथ ही जो आपके कमर्शियल फ्लाइट भेजी गई थी जिसमें आपके शुभांशु शुक्ला एक तरीके से कहाँ पर ISS में गए थे और रुक कर आए थे, तो ये भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ी गई है, ठीक है जी। तो और जो हमने गगनयान मिशन आपका लॉन्च करने की बात करी गई है ये भी हम लो अर्थ ऑर्बिट तक ही सीमित रखेंगे। अब इन सब के बारे में बिल्कुल बेहतरीन से आगे आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपका 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर, अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर के बीच का जो दायरा होता है इसको आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। इसमें आपके इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जो सैटेलाइट्स होती हैं ये रखी जाती है, जैसे कि सार्क सैटेलाइट, ठीक है जी। ऐसी कोई सैटेलाइट अगर छोड़ी जा रही है तो यहाँ पर रखी जाएगी आपके। और ग्लोबल नेविगेशन से भी कुछ सैटेलाइट जैसे GPS के कुछ सैटेलाइट आपकी मीडियम ऑर्बिट में भी रखी गई है, ठीक है जी, याद रखिएगा। और क्लाइमेट मैपिंग के लिए अगर आपको कुछ करना है और क्लाइमेट चेंज के लिए आपका लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, कुछ कंट्रीज़ आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी एक तरीके से प्रेफर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती है। तो ये होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का काम। हाई अर्थ ऑर्बिट में आपकी ज़्यादातर रखी जाती है, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे कि एक तरीके से आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, कॉल करते हैं, तो एक तरीके से उस सैटेलाइट के थ्रू वो डेटा, या कह सकता हूँ वो आपका कॉल ट्रांसफ़र होता है आपके रिसीवर के पास, ठीक। पहले देखिए ये सिस्टम होता है, ये टावर लगा है, ठीक, यहाँ कोई यूजर है, यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद ये सैटेलाइट जो ऊपर प्लेस हो रखी है 36,000 किलोमीटर के आसपास, यहाँ डाटा जाता है, फिर लौट के आता है एक टावर जो एरिया में होता है जहाँ पर आपने बात करनी है वहाँ पर आता है, उसके बाद रिसीवर के पास ये आ जाता है। तो इस तरीके से कॉलिंग का फिनोमेना होता है। तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट में आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखी जाती है। अब ये इतनी दूर आपकी इसलिए रखी जाती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्योंकि एक वाइडर हमको एरिया चाहिए और एक बहुत सारे लोग एक साथ इसमें काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी एक वाइड दायरा हमको चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट हमको प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ ही
हाई अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर ये होता है, अगर आप हाई अर्थ ऑर्बिट में कोई सेटेलाइट प्लेस है, ठीक, हाई अर्थ ऑर्बिट का ये फ़ायदा होता है कि सेटेलाइट कोई प्लेस है तो उसका रिवॉल्यूशन टाइम 24 आवर्स के बराबर होता है। ठीक, अगर उसी अर्थ पे कोई बंदा अगर खड़ा है और वो सेटेलाइट को देख रहा है जो हाई अर्थ ऑर्बिट में आपके प्लेस्ड है, तो उसको वो सेटेलाइट हमेशा स्टिल नज़र आएगी, क्योंकि मान के चलिए ये है सेटेलाइट और ये है बंदा जो खड़े होकर देख रहा है। अगर ये ऐसे देख रहा है तो अगर जिस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है उसी तरीके से आप धरती रिवॉल्व करिए, उसी तरीके से सेटेलाइट भी आपके सेम तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस बंदे को ये सेटेलाइट हमेशा आपकी स्टिल नज़र आएगी। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसी को बोलते हैं, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जियो सिंक्रोनस, मतलब कि अर्थ के सिंक्रोनस में आपके रिवॉल्व कर रही है। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब लो अर्थ ऑर्बिट में थोड़ा एक चीज़ और समझिए। लो अर्थ ऑर्बिट में आपकी ऐसी सेटेलाइट रखी जाती हैं जो आपके अर्थ को रिवॉल्व कर ले 90 मिनट के आसपास। ठीक, 90 मिनट के आसपास आपके अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेती हैं। और ये इसको सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आपको ज़्यादातर सिंपल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई आपको कितनी दूरी पे आपको लॉन्च करना है, बहुत है 400 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर में आपके लो अर्थ ऑर्बिट आ जाता है। तो इस पर अगर आपको लॉन्च करना है तो बहुत एक तरीके से छोटा आपको लॉन्च व्हीकल चाहिए, ज़्यादा कोई भारी भरकम आपको लॉन्च व्हीकल नहीं चाहिए होता है। ठीक, इसमें कई तरीके से हम लोग PSLV का इस्तेमाल भी करते हैं, याद रखिएगा, क्या आपको बताऊँगा आपके। और यूजुअली इसमें जो सेटेलाइट आपकी रखी जाती है लो अर्थ ऑर्बिट में, वो पोलर ऑर्बिट में रखी जाती है। देखिए, जितनी भी वेदर फिनोमेना आपकी सेटेलाइट्स होती हैं और रिसोर्स मैपिंग सेटेलाइट होती हैं और जितने भी आपकी एग्रीकल्चर की सेटेलाइट भेजी जाती हैं, ये सारी की सारी ज़्यादातर आपके पोलर सेटेलाइट्स में प्लेस करी जाती हैं। ठीक है जी, और मल्टीपल सेटेलाइट एक साथ छोड़ी जाती हैं, टुगेदर ये काम करती हैं एज अ नेटवर्क, जैसा मैंने आपको पीछे एक डायग्राम के थ्रू बताया था, तो होपफुली आपको ये याद होगा। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो आपके सेटेलाइट होते हैं ये 12 घंटे लेते हैं आपके एक स्पिन करने में, अराउंड आपको 12 आवर्स लेते हैं एक स्पिन करने में धरती के पूरे। ठीक है, ये ऐसी सेटेलाइट्स होती हैं। ये 24 घंटे में आपके 2 राउंड मतलब कि कंप्लीट करेंगे, और ये ऑर्बिट आपके दोनों पोलर और इक्वेटोरियल ऑर्बिट दोनों आपके हो सकती हैं। जनरली इसमें इंक्लाइंड ऑर्बिट का इस्तेमाल आपके करा जाता है और मल्टीपल सेटेलाइट वाली चीज़ें आपकी छोड़ी जाती हैं, जैसे कि GPS आपका है, जिसमें GPS की 24 सेटेलाइट्स आपकी छोड़ी गई हैं। ये 24 सेटेलाइट्स आपस में मिल के आपका एक तरीके से ट्रायंगुलर मेथड से एक पर्टिकुलर चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बताने के लिए आपके GPS इस मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपके टोटल 24 सेटेलाइट्स हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आपके GPS प्लेस्ड है। GPS क्या है? GPS आपके नासा के द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले ये अमेरिका ने आपके सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इसको बनाया था, GPS को, नेविगेशन को, लेकिन बाद में इसको सिविलियन पर्पस के लिए भी आपको ओपन कर दिया गया था, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे चल के बताऊँगा कि इंडिया ने अपना खुद का एक मैप का सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरीके से सेटेलाइट छोड़ा है, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है आपका नाविक, जो आगे आपको अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, मैं अब हाई अर्थ ऑर्बिट में चलते हैं। देखिए, हाई अर्थ ऑर्बिट में आपकी वो सेटेलाइट छोड़ी जाती हैं, मैंने आपको बताया था, जो अर्थ की स्पीड के साथ आपकी रिवॉल्व करती हैं धरती के। ठीक है, इसका मतलब है कि जनरली ये 24 आवर्स के आसपास में आपका एक चक्कर लगाती हैं धरती के। इसमें 2 तरीके की आपकी ऑर्बिट होती है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। ठीक है जी, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। ठीक, अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आपकी कौन सी होती है? ठीक, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ज़्यादातर आपकी होती हैं कि एक तरीके से कह सकता हूँ, जो एक तरीके से किसी प्लेस पे आप रख दें, उसके बाद वो सिंक हो जाए, उसके बाद उसी के तरीके से आपका वो घूमती रहे। ठीक, वो आपकी घूमती रहे, वो मतलब फिक्स हो गई, एक तरीके से स्टेशनरी हो गई है कह सकते हैं, तो इसको जियो स्टेशनरी आपके ऑर्बिट कहा जाता है। और जियो सिंक्रोनस आपकी ऑर्बिट होती है ये वाली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली आपकी ऑर्बिट होती है, कुछ इस तरीके से आपका अर्थ के चक्कर लगाती है, तो ये जियो सिंक्रोनस आपकी ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है जी, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपकी कहलाती है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपकी कहलाती है। मतलब कि इसमें आपकी, जैसे ये धरती है, इसके ऐसे इस तरीके से आपका रिवॉल्व करेगा सेटेलाइट। ठीक, ये जियो सिंक्रोनस मतलब कि सिंक हो गया है धरती के साथ,
जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपकी ये कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सी होती है? जिसमें मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट ऑफन प्लेस करे जाते हैं आपके इस ऑर्बिट में। कहाँ पर? आपके पोलर ऑर्बिट में प्लेस करे जाते हैं, और ये सन की रिवॉल्व के साथ आपकी सिंक करती है, सन के मूवमेंट के साथ ये सिंक करती है। ठीक है, सैटेलाइट्स ऑसिलेशन इज फिक्स्ड रिलेटेड टू द सन थ्रू आउट द ईयर। ठीक, अलाउिंग वेरी एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन। ये वेदर प्रिडिक्शन के लिए आपकी ऐसी सैटेलाइट रखी जाती है जो सन सिंक्रोनस को आपकी होती है, मतलब कि सन के साथ ये मूवमेंट करती है, उसके साथ चक्कर लगाती है, फिक्स होता है इसका पाथ। ठीक, जैसे कि आपकी कुछ ऑर्बिट होती हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे PSLV C-37 के साथ कार्टोसैट 2 और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4th जो PSLV C-52 के साथ लॉन्च करी गई थी। ये एक बार कह सकता हूँ कि एक दिन में 15 से 16 बार चक्कर लगाते हैं। ठीक, 15 से 16 बार ये चक्कर लगाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहली आपकी सैटेलाइट थी IRS-1A 1988 में छोड़ी गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस को यहाँ पर ढंग से समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था डायग्राम में बनाकर पहले ही कि ये जियो स्टेशनरी आपकी ऑर्बिट होती है, और ये वाली जो आपकी होती है ऑब्लिक जो आपकी एक होती है ऑर्बिट, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। कौन सी होती है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपके जियो स्टेशनरी में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी जाती हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लेखा जोखा हो गया, जितना मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट कहाँ पर प्लेस करनी है, कौन कौन सी प्लेस करनी है। अब बारी आती है आपके इसरो के इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स की। जितनी भी सैटेलाइट आपकी लॉन्च करी जाती है, आखिर ये कौन सी आपकी व्हीकल से लॉन्च करी जाती है, ये चीज़ आपको जानना है बहुत बेहतरीन ढंग से। देखिए, पहले तो आपको PSLV के बारे में पढ़ना है। PSLV आपका एक तरीके से वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। क्यों इसे इस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस आपके लिए, इसरो के लिए कंप्लीट करके दिए हैं, और बहुत रिलायबल आपका स्पेस व्हीकल है ये PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके नाम में पोलर छुपा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पोलर के सैटेलाइट आपका लॉन्च करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कुछ सैटेलाइट आपके जियो सिंक्रोनस और जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, मैं कह सकता हूँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी इसने प्लेस करे हैं, और कई इंपॉर्टेंट मिशन भी इसने प्लेस किए। ठीक है, याद रखिएगा, PSLV से आप ये कंफ्यूज मत होना कि किसी पे पोलर पे लॉन्च करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आपका, इसकी जो आपकी हाइट है ये 44 मीटर के आसपास है, और इसका वेट होता है 400 टन। ठीक, और ये एक टाइम में आपका पेलोड 1450 किलो से फिर 1650 किलो तक का ये पेलोड आपका लेके जा सकता है। पेलोड क्या होता है? पेलोड ये होता है जो आपका यहाँ पर रखा जाता है, इस जगह पे आपका पेलोड रखा जाता है। पेलोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए एक सैटेलाइट है। ठीक, इतनी भारी भरकम सैटेलाइट को ये लेके जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो का वजन आपका इस रेंज में आता हो, इस रेंज में। ठीक, इसको ये कैरी करके आपके लेके जा सकता है, और जहाँ पर छोड़ना होगा छोड़ सकता है। पहला ये व्हीकल आपका था जिसमें लिक्विड स्टेज आपका इक्विप करा गया था। इससे पहले जितने भी आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आए थे इसरो के थ्रू, ये सारे के सारे आपके सॉलिड स्टेट के थे, मतलब इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता था। लेकिन ये ऐसा पहला स्टेज था जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, जहाँ पर लिक्विड स्टेज का इस्तेमाल करा गया था। सेकेंड स्टेज आपका लिक्विड स्टेज है। लिक्विड स्टेज में जो फ्यूल होता है, सॉलिड स्टेट का जो फ्यूल होता है, और आगे चल के क्रायोजेनिक का जो फ्यूल होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करा जाता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि PSLV का जो आपका फर्स्ट स्टेज रॉकेट होता है, ये सॉलिड के ऊपर काम करता है, और सेकेंड स्टेज लिक्विड के ऊपर काम करता है। थर्ड स्टेज पे आपका हाई परफॉर्मेंस सॉलिड रॉकेट मोटर छोड़ा जाता है, मतलब कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और फोर्थ स्टेज फिर से आपका लिक्विड स्टेज होता है, मतलब कि सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड। अब एक चीज़ और है, मान के चलिए आपको लिफ्ट देना है, ठीक है, थ्रस्ट देना है। देखिए, थ्रस्ट जब देना पड़ता है एक सैटेलाइट को, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपकी हाई, एक तरीके से कह सकता हूँ फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी इसलिए ग्राउंड लेवल पे हमेशा सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है। ये फर्स्ट लिफ्ट ऑफ होता है, ठीक, फर्स्ट लिफ्ट ऑफ होता है यहाँ पर से। अच्छा, ये जो अगल बगल आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है,
ठीक है जी। ये कहलाता है आपका स्ट्रैप ऑन मोटर्स। क्या कहलाता है? स्ट्रैप ऑन मोटर्स। अब देखिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स आपके ये ऐसी एक्सेसरीज है जो वक्त आने पे लगाई जाती है। ये हमेशा आपके सेट ये अटैच नहीं रहती है पीएसएलवी के साथ। मान के चलिए आपको बहुत भारी भरकम लोड आपको लिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा थ्रस्ट के लिए यहाँ पर आपके स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए जाते हैं, जो एक तरीके से यहाँ पर इसे इग्नाइट करा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्स्ट्रा पुश देते हैं। ठीक, एक तरीके से कह सकता हूँ इंजन को पुश करने में मदद कराते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप लोगों ने जिसने नीड फॉर स्पीड गेम खेली होगी, अगर आपने खेली होगी तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। नीड फॉर स्पीड आपने फिर कोई भी रेसिंग गेम खेली होगी, उसमें आपने बूस्टर सुने होंगे। ठीक है, बूस्टर सुने होंगे, तो यही वो बूस्टर होते हैं। जैसे कि कार में बूस्टर होता है, आप लोग उसका बटन दबाते हैं गेम खेलते वक्त, अचानक से कार आपकी बहुत तेज़ आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से ये भी आपके बूस्टर्स हैं। स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं आपके, जो रॉकेट को पुश करने में एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो एक तरीके से ये इसका पहला सॉलिड स्टेट है, फिर लिक्विड स्टेज है, फिर से आपका सॉलिड होगा, देन फिर से लास्ट में आपका लिक्विड होगा, उसके ऊपर आपका पेलोड प्लेस्ड होगा। ठीक, ये बेसिक इसका डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके मिशंस हैं जो पीएसएलवी के द्वारा आपके लॉन्च करे गए हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए पीएसएलवी के साथ एक चीज़ आपको समझिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। पीएसएलवी C11, इसके साथ हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, पीएसएलवी C11 चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। उसके बाद पीएसएलवी C25 बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिशन था। देखिए यहाँ पर मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ठीक, मंगलयान के नाम से, इसको आगे आपको अच्छे से बताऊंगा। मंगलयान मिशन आपका लॉन्च किया गया था 2013 में। अब देखिए वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब ये नहीं है कि पोलर में आपको सैटेलाइट सिर्फ लॉन्च करनी है। देखिए यहाँ पर ही हमने मार्स पे, मंगल ग्रह पे हमने लॉन्च करके दिखा दिया। यहाँ पर इसी के साथ हमने चांद की सतह पर भी आपके चांद के इर्द गिर्द सैटेलाइट हमने रिवॉल्व करा दिया आपके पीएसएलवी के साथ। इसीलिए इसे मल्टीपल कामों के लिए आपको इस्तेमाल करा गया है। इसीलिए इसे बहुत रिलायबल इंजन वो रॉकेट माना जाता है इसरो का। ठीक है, उसके बाद पीएसएलवी C33, C32 और C31 ये आपके IRNSS में आपके काम आते हैं। ठीक है, ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम आपका है, नाविक के नाम से इसे जाना जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ये खुद का भारत का GPS है। ठीक है, पीएसएलवी C36 है आपका रिसोर्स सैट आपका लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी C39 के साथ आपका IRNSS 1H लॉन्च किया गया था, और IRNSS I जो आपका C41 के साथ लॉन्च किया गया था, ये एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट था आपका पीएसएलवी का, इसके थ्रू आपको ये लॉन्च करे गए थे। ठीक है जी, और रिसेंट में जो आपके लॉन्च करे गए हैं अब वो समझिए पीएसएलवी के साथ। देखिए पीएसएलवी नीचे से स्टार्ट करते हैं। पीएसएलवी C58 के साथ आपका एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला पोलरोमेट्री मिशन था। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉस्मिक रेज जो है उसको एक्सरे की फॉर्म में हम स्टडी करने के लिए हमने ये यंत्र छोड़ा है। पोलरोमेट्री मिशन हमारा पहला ये था, जिसका नाम था एक्सपोसैट मिशन, जो पीएसएलवी C58 के साथ लॉन्च किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का पहला पोलरोमेट्री मिशन था, और कॉस्मिक रेज को एक तरीके से स्टडी करने के लिए एक्स रेज के फॉर्म में हमने ये लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी C59, ये पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट के थ्रू ये लॉन्च करा गया था। प्रोबा 3 मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था, प्रोबा 3 के नाम से ये हमने लॉन्च किया गया था पीएसएलवी C59 के साथ। ठीक इसी के साथ हमने पीएसएलवी C62 रिसेंट में लॉन्च किया था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, N1 मिशन था। याद रखिएगा ये मिशन फेल्ड मिशन था, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये पहले ही आपका रॉकेट ब्लास्ट हो गया था। देखिए हादसे तो होते रहते हैं, ये ह्यूमन एरर होता है, कई बार मशीन में भी बेसिक चीज़ें फेल हो जाती हैं, लेकिन पीएसएलवी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा है। बहुत कम एक तरीके से आपके कह सकता हूँ रॉकेट जो पीएसएलवी की तरह लॉन्च करे गए हैं वो ब्लास्ट हुए। अच्छा ठीक है, तो ये पीएसएलवी C58 और C59 बहुत याद रखिएगा। ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट आपके हो गए, और एक चीज़ आपको और देखनी है, पीएसएलवी C57 के साथ आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है जी,
कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? PSLV C-51 के साथ आदित्य L1 मिशन। ये भारत का ऐसा पहला मिशन था जो हमने सन की स्टडी के लिए लॉन्च करा था। किसको? सूरज की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था कि उससे किस किस तरीके की आपकी रेज निकल रही हैं, कब एक तरीके से आपका सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म आने वाला है भाई। ठीक है, सोलर स्टॉर्म जब आता है तो कई बार सैटेलाइट की तरंगे एक तरीके से कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ टीवी सिग्नल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भारत में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं भी आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए और सोलर प्लाज्मा, सन के जो प्लाज्मा की स्टडी करने के लिए, सन को नज़दीक से एक तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से स्टडी करने के लिए आपका आदित्य L1 मिशन इसरो ने लॉन्च किया। अब यहाँ पर देखिए, आदित्य सुनते ही आपको आदित्य का मतलब होता है सन, ये तो आपको पता होगा अगर आपने प्राइवेसी पढ़े होंगे तो। और L1 का मतलब होता है, अब यहाँ पर L1 समझने वाली बात है, L1 अगर लिखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा है। L1 का मतलब होता है लैग्रैंज 1 पॉइंट। ठीक है जी, लैग्रैंज 1 पॉइंट। अब आपको L1 का मतलब मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान के चलिए ये है आपका सन। ठीक है जी, ये है सन आपका, और हम मान लेते हैं ये है आपका अर्थ। अब साइज पे बना जाइएगा, साइज अर्थ का काफ़ी छोटा होता है लेकिन ये होता है। फिर ये चीज़ समझिए कि मान के चलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर होगा तो वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक, मान के चलिए हमने आदित्य जो L1 है उसका सैटेलाइट हमने यहाँ पर प्लेस कर रखा है, और सूरज की जो खींचने की आपकी शक्ति है कि उसकी भी कोई ग्रेविटेशनल पुल होगी। ठीक, उसकी ज़्यादा ही होगी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये दूरी आपकी ज़्यादा, यहाँ पर की दूरी आपकी ज़्यादा है और ये दूरी आपकी कम है, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल पुल आपकी सन की ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसका मतलब है यहाँ पर कहीं अगर हम लोग सैटेलाइट आपका प्लेस कर देते हैं तो ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल को, यहाँ की ग्रेविटेशनल पुल और यहाँ की ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस आउट कर देगा। मतलब कि यहाँ पर सैटेलाइट अगर रहेगा तो दोनों तरफ के खिंचाव यहाँ पर बराबर महसूस होगा और सैटेलाइट आपकी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी या फिर स्टेशनरी रहेगी। जब ये स्टेशनरी रहेगी तो ये सन के साथ और अर्थ के साथ आपके रिवॉल्व करती रहेगी और टाइम टू टाइम आपकी सन की स्टडी करती रहेगी। तो ये पॉइंट कहलाया आपका लैग्रैंज 1 पॉइंट। लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मिला के कैंसल आउट हो जाती है और स्टेबल पॉइंट वो कहलाते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी प्लेस करेंगे तो वो स्टेशनरी रहेगा आपका। ठीक इसी तरीके से आपका L2 पॉइंट आपका यहाँ पर होता है, ठीक, अर्थ के पीछे। L3 पॉइंट आपका सन के पीछे रखा गया है, ढूंढा गया है। L4 पॉइंट यहाँ पर है, L5 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक इसी तरीके से आपका ये डायग्राम बनता है। ठीक है जी, आपने ये डायग्राम अगर देखा होगा तो अब उसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर L2 पॉइंट है। L2 पॉइंट किस लिए इम्पॉर्टेंट है? अगर आप में से बहुत सारे जो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, जो अगर बहुत बेहतरीन ढंग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि L2 पॉइंट का इस्तेमाल हमने किस लिए किया है। L2 पॉइंट का इस्तेमाल हमने किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप को छोड़ने के लिए। ठीक है, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप आपका छोड़ा गया है, जो आपकी एक तरीके से अर्थ की नहीं कह सकता हूँ, पूरी एक तरीके से यूनिवर्स की या फिर कह सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड की या फिर सोलर सिस्टम की आपकी स्टडी कर रहा है। कहाँ पर? अर्थ के पीछे रह के। जब अर्थ के पीछे ये लैग्रैंज पॉइंट है तो यहाँ पर आपकी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती हैं, जिसकी वजह से डार्क अगर रहता है इन्वायरमेंट एक तरीके से, तो वहाँ पर जो स्टार से जो रोशनी आपकी आके रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आती है, उसकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि धरती पे आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि हाल ही में आपके हेनले जो आपका टेलीस्कोप है वो लद्दाख में लगाया गया है। लद्दाख में क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो आपकी रोशनी होती है, जैसे कि शहरों में क्या होता है, अगर यहाँ पर टेलीस्कोप के थ्रू आप स्टार्स के देखेंगे स्टार्स को तो आपको उतने क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा आसमान। लेकिन लद्दाख में क्योंकि आपके एक तरीके से कह सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम है और वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर डार्क क्लाउड आपका रहता है, डार्क स्काई रहता है और ओपन स्काई और क्लियर स्काई रहता है। इसीलिए वहाँ पर हमेशा आपके लिए हेनले जो आपका टेलीस्कोप लगाया गया है वो स्टडी करेगा एक तरीके से आपके स्टार्स की। ठीक इसी तरीके से आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको छोड़ा गया और ये अर्थ के पीछे रहकर आपके एक तरीके से डार्क बैकग्राउंड में कह सकता हूँ यहाँ से स्टडी कर रहा है और बहुत सारी बेहतरीन इमेजेस इसने छोड़ा है। ठीक है, छोड़ के इसने धरती पे भेजा है,
जो हमने स्टडी किया है। देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप जो आपका काम कर रहा है ये इंफ्रारेड रेज पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? इंफ्रारेड रेज पे काम कर रहा है। देखिए विजिबल पे तो काम कर नहीं सकता है, इंफ्रारेड रेज पे छोड़ा गया है। उसी रेज को यहाँ पर आके आपके कई इक्विपमेंट के साथ उस इमेजेस को कन्वर्ट करके हमने बहुत सी बेहतरीन इमेजेस देखी हैं, और बहुत सारे जो पुराने स्टार थे उनकी हमने इमेजेस देखी हैं, और वो कब कोलैप्स होंगे यहाँ तक कि ये भी हम पता कर सकते हैं धीरे धीरे आने वाले वक्त में। ठीक है, तो ये लैग्रेंज 2 पॉइंट के बारे में था। लैग्रेंज 3 पॉइंट का इस्तेमाल हमने आज तक कभी नहीं करा है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। होपफुली आपको लैग्रेंज पॉइंट और रिश्ते एलिमेंट इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल के ऊपर, जो है आपका GSLV। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मतलब कि अर्थ को सिंक करके, ठीक है, अर्थ को सिंक करके एक तरीके से ये लॉन्च व्हीकल बनाया गया है। इसके नाम पे अब नहीं जाना है, इसका इस्तेमाल भी आपके कई चीज़ों में करा जा सकता है। देखिए, अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट में जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल को छोड़ना है, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई गाड़ी है उससे कोई भार आपको ढोना है, फिर कोई माल ढोना है, और आपको कम दूरी तक ले जाना है, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी, अगर आप यहाँ पर 100 लीटर आपने पेट्रोल डाला है या फिर डीजल डाला है इस ट्रक में, तो आप जितना वजन अगर भर दें, अगर 100 मान के चलिए यहाँ पर 80 किलोमीटर लेके जाना है, तो 100 लीटर डीजल डाल के आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हम भारी से भारी वजन यहाँ से लेके जा सकते हैं इस जगह तक। लेकिन यही दूरी अगर बढ़ा दी जाए आपकी, मान के चलिए 50 किलोमीटर, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ 100 लीटर डीजल में लेके जाना है, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, इतना वजन हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि इतना एक तरीके से एवरेज गाड़ी नहीं दे पाएगी और वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि इसका भार बढ़ गया है। जब इसका वजन बढ़ गया है तो एक चीज़, इसका रास्ता यही हो सकता है कि आप इसका वजन कम कर दें या फिर आप लोग डीजल बढ़ा लें, लेकिन टैंक की एक कैपेसिटी होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कैपेसिटी है कि हम लोग वज़न अगर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग वज़न बढ़ाते हैं, मान के चलिए 6000 किलोग्राम तक का हम सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकते हैं, जो कि नज़दीक है आपके। लेकिन अगर हमको GTO तक लेके जाना है, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक, ठीक है, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लेके जाना है, तो आपको 2250 किलोग्राम तक का वज़न आप लेके जा सकते हैं। कितना? 2250 किलोग्राम तक का वज़न आप लेके जा सकते हैं। अब थोड़ा समझिए इस आपके लॉन्च व्हीकल के बारे में, ठीक है जी। GSLV मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 आपने सुना होगा, ये सारे के सारे इसके वर्जन्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं। और अब लेटेस्ट में आपका LVM रॉकेट जो है, ये भी आपका GSLV का एक एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, LVM रॉकेट। देखिए GSLV रॉकेट जो है आपका, ये 3 स्टेज आपका होता है। पहला है सॉलिड स्टेज, दूसरा है आपका लिक्विड स्टेज, और थर्ड है आपका क्रायोजेनिक स्टेज। देखिए क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है, इसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा आपके एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए क्रायोजेनिक फ्यूल को स्टोर करके उसको छोड़ने में। कहाँ पर? आपके ये स्पेस क्राफ्ट के थ्रू या फिर लॉन्च व्हीकल के थ्रू। जानिए क्यों? देखिए, क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को आपके -183 डिग्री सेल्सियस पे रखने चाहिए, तभी ये आपका बेहतरीन ढंग से काम करेगा। और इतना कम टेम्परेचर आपके मेंटेन करना, जब आप इतनी हाई स्पीड में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका लॉन्च व्हीकल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं थी। रशिया से हमने टेक्नोलॉजी मांगी थी, लेकिन रशिया ने हमें मना कर दिया था। लेकिन आगे चल के हम अब कुछ हद तक खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हम क्रायोजेनिक फ्यूल अपना खुद का बना ले रहे हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा इन तीनों फ्यूल के बारे में। देखिए यहाँ पर आपके 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए गए हैं। स्ट्रैप ऑन मोटर्स का काम क्या होता है, मैंने आपको पिछले बताया था स्लाइड में। स्ट्रैप ऑन मोटर्स यहाँ पर 4 लगाए गए हैं, क्योंकि ये भारी भरकम आपका रॉकेट होता है, इसीलिए यहाँ पर 4 स्ट्रैप ऑन मोटर लगाए गए हैं। ये लिक्विड स्टेज के आपके स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, मतलब लिक्विड फ्यूल इसमें भरा होता है। और अगला जो आपका सेकेंड स्टेज जो आपका है इसका लॉन्च व्हीकल का, ये विकास इंजन है, जो हमने खुद आपका डेवलप किया है लिक्विड स्टेज का। याद रखिएगा, इसका नाम विकास इंजन है। इसमें US-25 और N2O4 फ्यूल आपका इस्तेमाल करा गया है, जिसके बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा आपको। और थर्ड स्टेज आपका क्रायोजेनिक स्टेज है, और यहाँ पर आपका जो भी सैटेलाइट है ये यहाँ पर प्लेस करके ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक, ये चीज़ समझिए। अब हो गया, अब आगे चलते हैं।
अब देखिए जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट यहाँ पर मैंने लिखा है कि जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में प्लेस करना है 2250 किलोग्राम के आसपास का वजन। तो जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट आखिर कैसे काम करता है? देखिए, ये अर्थ है और ये मान के चलिए है आपका मून, ठीक। अब नासा देखिए करता क्या है, क्योंकि नासा के पास बहुत पैसा है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस फील्ड में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पैसा होने के बाद उनके पास काफ़ी संसाधन भी है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई सैटेलाइट आपका छोड़ी तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करने की उनकी क्षमता होती है, ठीक। डायरेक्टली ट्रैवल करने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन चूँकि भारत में आपके पास ज़्यादा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ संसाधन नहीं, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग आपका जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट टेक्निक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अगर हमको काफ़ी दूरी तक करना है, देखिए कैसे करा जाता है। यहाँ से क्या है, कोई भी सैटेलाइट को आपके छोड़ा जाता है। यहाँ से मान के चलिए मैंने रॉकेट छोड़ा, डायग्राम देखते रहिएगा ध्यान से, समझ जाएंगे आप लोग। रॉकेट छोड़ा, फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक हमने इसको फ्यूल बर्न किया और ये यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद हमने इंजन कर दिया ऑफ़। जब ये यहाँ ऑफ़ कर दिया तो एक ये ऑर्बिट है, ठीक, इसको यहाँ पर लाए, उसके बाद इसको क्या करा हमने, पुश कर दिया, हल्का सा पुश किया, फिर ये ऑर्बिट में आपके घूमता रहेगा, ठीक। फिर जैसे हल्का सा चक्कर लगाया, फिर हल्का सा पुश किया हमने, जब यहाँ पर आया तो फिर से हमने क्या करा, हल्का सा फिर से हमने इंजन ऑन कर दिया और हल्का सा फिर से पुश कर दिया। फिर एक तरीके से आपका फिर से ये रॉकेट घूमने लगेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आया, फिर से हमने हल्का सा थ्रस्ट दिया तो फिर से आपका ये घूम के आपके ए ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा। फिर से थ्रस्ट दिया, घूमने लग जाएगा। फिर एक वक्त आएगा जब ये आपके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के जहाँ पर टारगेट पॉइंट है, मान के चलिए टारगेट पॉइंट है आपका इस जगह, ठीक है जी, इस जगह है आपका। तो अब क्या होगा कि उसकी पर्दे में आ गया है, उसकी आपकी पेरिफेरी में आ गया है। तो अब क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे आपका यहाँ पर क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा। इसकी पर्दे में आ गया, यहाँ घूमेगा। फिर हम लोग डीसेलरेट करेंगे, ठीक है, डी एक्सेलरेट करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करेंगे, फिर एक ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे और वहाँ पर ये परमानेंट घूमना आपका चालू कर देगा। ठीक यही टेक्निक हमने इस्तेमाल करी थी आपके मॉम मिशन में या फिर मंगलयान मिशन में। इसी तरीके से हमने आपके ये मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था और सैटेलाइट मार्स में ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है। तो ये होता है GTO, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट की टेक्निक। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, इसको दिमाग में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं GSLV के जो डिफरेंट वर्जन से जो मैंने आपको बताए थे। GSLV Mark 1 ये आपके 500 किलोग्राम वजन तक का पेलोड तक का लेके जाने के लिए क्षमता रखता है। Mark 2 आपके 3500 किलोग्राम तक का ले जाने की क्षमता रखता है और Mark 3 5500 किलोग्राम और उससे थोड़ा ज़्यादा लेके जाने की क्षमता रखता है। ये चीज़ याद रखिएगा। GSLV F-16 मिशन जो आपका लॉन्च किया गया था, इसके थ्रू आपका निसार लॉन्च करा गया था। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है जी, रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर था जिसको हमने लॉन्च किया था GSLV F-16 के साथ, याद रखिएगा। GSLV F-14 के थ्रू हमने INSA 3DS सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था और LVM रॉकेट जो फॉर्मली आपका पहले आपका GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब आपका LVM के नाम से जाना जाता है। इसी LVM 3 के साथ हमने चंद्रयान 2 मिशन आपका लॉन्च करा था, ठीक है। LVM 3 के साथ, सॉरी चंद्रयान 2 नहीं, GSLV Mark 3 के साथ हमने लॉन्च किया था आपका चंद्रयान 2 मिशन। और थोड़ा कंफ्यूज हो, अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज़ आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी LVM 3 के साथ हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करा था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन था जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो चंद्रयान 3 मिशन हमने LVM 3 रॉकेट के साथ हमने लॉन्च किया था और आने वाले वक्त में जो गगनयान मिशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, गगनयान मिशन को भी हम लोग LVM 3 रॉकेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। GSLV Mark 3 आपका 8000 किलोग्राम तक का वजन पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है और 4200 किलोग्राम तक का वजन आपका GTO में लेके जा सकता है, उसके बाद उसे प्लेस करा जा सकता है, ठीक है। तो पहले GSLV Mark 3 था, अब उसी का नाम आपके LVM रख दिया गया है,
ठीक है। तो ये है आपका LVM-3 रॉकेट, ठीक है जी, LVM-3 रॉकेट। अब समझिए इसके बारे में खासियत, ये है आपके, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए हैं, दिख रहा है ना, कितने भारी भरकम बूस्टर लगे हुए हैं। अब इनका काम क्या होगा, इनका काम वही होगा जो मैंने आपको बताया, ये थ्रस्ट देने में एक तरीके से नाइट्रो के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर की तरीके से जो पुश करते हैं। इसमें 2 आपके स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हैं, S200 नाम से जाना जाता है, जिसमें 200 टन का आपका सॉलिड प्रोपेलेंट एक तरीके से फ्यूल भरा होता है, ठीक है जी, जो पुश करने में हेल्प करता है। बाकी ये भी आपका 3 स्टेज रॉकेट है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि पीछे यहाँ हमने पढ़ा था ना, ये सेम इसमें 3 स्टेज का है, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, देन योर क्रायोजेनिक। अब देखिए, जब हमने सारे लॉन्च व्हीकल के बारे में जान लिया और मोटा मोटा हमने देख लिया कि कौन कौन सी आपकी भेजी गई हैं सैटेलाइट इसके थ्रू, तो अब जानते हैं जितने टाइप के मैंने आपको फ्यूल बताया 3 तरीके के, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल, इनके बारे में समझिए। देखिए जो सॉलिड फ्यूल होता है, इसमें फ्यूल के रूप में आपका HTBT इस्तेमाल करा जाता है। क्या मतलब होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेनाइड, ठीक है, पॉलीब्यूटेनाइड आपका इस्तेमाल करा जाता है HTBT एज अ फ्यूल सॉलिड फ्यूल में। और ऑक्सीडाइज़र के फॉर्म में मतलब कि सॉलिड अगर फ्यूल है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, तो ऑक्सीडाइज़र के रूप में आपका इस्तेमाल करा जाता है अमोनियम परक्लोरेट। क्या इस्तेमाल करा जाता है, अमोनियम परक्लोरेट, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया सॉलिड फ्यूल, और उसको बर्न करने के लिए हमने ईंधन छोड़ दिया, ये तक कंप्लीट हो गया। आगे लिक्विड अगर आप लोग जाते हैं लिक्विड फ्यूल में, तो लिक्विड फ्यूल में हमने UH-25 इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, एंड N2O4 आपका इस्तेमाल करा जाता है किसमें, ऑक्सीडाइज़र के रूम पे, ठीक है जी। हाइड्राजीन के नाम से जाना जाता है UH-25 आपका, और N2O4 में आपको ऑक्सीडाइज़र के रूप में इसको छोड़ा जाता है। तो ये हो गया लिक्विड फ्यूल। अब देखिए UH-25 का हमने खुद का अपना क्या निकाला, हमने खुद की रिसर्च से हमने एक तरीके से लिक्विड फ्यूल को खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक आसान और सस्ता तरीका निकाला, जिसको इसरोसिन के नाम से जाना जाता है। इसरोसिन मतलब इसरो के द्वारा बनाया गया रॉकेट ग्रेड कैरोसिन। कौन सा, रॉकेट ग्रेड कैरोसिन, इसका इस्तेमाल करते हैं हम UH-25 की जगह, याद रखिएगा। और लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइज़र के रूप में। किसके रूप में, ऑक्सीडाइज़र के रूप में। तो इंडिया में हम लोग इसरोसिन इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फ्यूल के तौर पे। सॉलिड फ्यूल आपको पता चल गया, लिक्विड पता चल गया। अब चलते हैं आपके क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में। देखिए क्रायोजेनिक फ्यूल जो है ये एक तरीके से गैसेस लिक्विफाइड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जब आपकी गैसेस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आप कन्वर्ट हो जाएंगी, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, देखिए क्रायोजेनिक फ्यूल में आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है जो करीबन आपको -253 डिग्री सेल्सियस में आपका ये रखा जाता है, क्या, लिक्विड हाइड्रोजन। और लिक्विड ऑक्सीजन आपका रखा जाता है -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका एंड प्रोडक्ट होगा ये H2O निकलेगा, मतलब कि आपका जो बाई प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आपका हार्मलेस होगा और ये बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है जी। और सबसे मेन बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, बहुत अबंडेंट है, इसीलिए ये फ्यूल आपका कभी ना ख़त्म होने वाला है। बस सबसे मेन बात आपका ये होता है कि इतने कम टेम्परेचर को आप लोग मेंटेन कर पाए, ठीक है जी। ये टेक्नोलॉजी आपके पास रशिया के पास भी थी, US के पास भी थी, लेकिन हमने खुद का आपका CE-20 इंजन हमने बनाया है, जो इंडिजिनस इंजन है, जो क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद का बन के अब तैयार कर लिया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। ये हमारा खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, तीनों फ्यूल के बारे में आपको पता चल गया है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ समझनी है, एक चीज़ मैंने लिखी है, केस्लर सिंड्रोम, ठीक। केस्लर सिंड्रोम आपका क्या होता है, केस्लर सिंड्रोम आपका होता है, बेसिक चीज़ ये होती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही लोग सैटेलाइट प्लेस करें भाई, अगर इंडिया ने करा है तो उस सैटेलाइट का इस्तेमाल या फिर उस ऑर्बिट का इस्तेमाल आपके चाइना भी कर सकता है,
रशिया भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, वैसे पाकिस्तान की औकात तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान भी कर सकता है, और साथ में आपका यूएस भी कर सकता है। तो ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं जो ऑर्बिट में आपके घूम रही हैं, ठीक है जी, घूम रही हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी सैटेलाइट घूमते घूमते रुक जाएंगी, ठीक है जी, घूमते घूमते रुक जाएंगी। तो हमारे पास ये कोई सिस्टम नहीं है कि कोई सैटेलाइट हमारी काम करनी बंद कर गई है तो हम लोग उसको खींच के धरती पर वापस लेके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो स्पेस डेब्री के रूप में आपके उसी ऑर्बिट में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और कई के बार क्या होता है, एक दूसरी सैटेलाइट जो आपकी जा रही होती है वो इससे टकरा भी जाती है और कई के बार हादसे भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से स्पेस डेब्री आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहाँ पर, ज़्यादातर आपके लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास आपकी बहुत स्पेस डेब्री आपकी इकट्ठा हो गई है। तो यही जो स्पेस डेब्री आपकी जो ऑर्बिट में इकट्ठा हो गई है, इसे केस्लर सिंड्रोम के नाम से जाना गया है। किस नाम से? आपका केस्लर सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो स्पेस डेब्री आपकी इकट्ठा हो गई ये केस्लर सिंड्रोम के नाम से जानी गई है। ठीक, जैसे कि हमने आपका एक चीज़ और हमने बता देता हूँ यहाँ पर, 2019 में मिशन शक्ति हमने लॉन्च किया, जो हमारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट था। इससे पूरी दुनिया एक तरीके से हैरान हो गई थी। जानिए कैसे। देखिए 2019 में जो मिशन शक्ति जो लॉन्च करा गया था, ये इसरो ने बहुत चोरी छुपे आपके डीआरडीओ की मदद से, भारत सरकार की बहुत रणनीति थी, इसने खुद का यहाँ से रॉकेट छोड़ा और अपनी खुद की सैटेलाइट को ब्लास्ट कराया। ठीक है जी, खुद की सैटेलाइट को ब्लास्ट कराया। अभी हमने करा क्यों? ये हमने इसलिए करा कि मान के चलिए फ्यूचर में अगर कोई एनिमी सैटेलाइट है वो हम पे निगरानी रख रहा है, ठीक है, हम पे एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको रोक सके हम पे मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हमने ए सैट टेस्ट किया, जिससे हमने खुद का सैटेलाइट अपने उड़ा के दिखाया, ठीक है, ब्लास्ट करके दिखाया। तो आने वाले वक्त में हम लोग एनिमी के सैटेलाइट को भी ब्लास्ट कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है। ये टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, और अब मात्र भारत के पास हो गई है, इंडिया। ठीक है, तो एंटी सैटेलाइट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ए सैट अगर टेस्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा होता क्या है। मिशन शक्ति के द्वारा 2019 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मोटा मोटा जितना भी लेखा जोखा था, सारे लॉन्च व्हीकल, सारे फ्यूल्स और जितनी सारी बातें थी आपकी जीटीओ, जियो सिंक्रोनस, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, सब चीज़ों का लेखा जोखा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो न्यूज़ में रहते हैं, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब इसरो के द्वारा आपके जो इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च करे गए हैं, जैसे कि लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन, मतलब कि चांद की स्टडी के लिए हमने लॉन्च करा है। चंद्रयान 1 मिशन हमने लॉन्च किया था आपके 2008 में। ये मात्र एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या था? ऑर्बिटर मिशन था। ये चीज़ याद रखिएगा। ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है कि चांद के चक्कर ये सैटेलाइट आपके लगाती रहेगी। कोई लैंडर मिशन नहीं था, मतलब कि चांद पे लैंडिंग करने की उस समय हमें पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। बस ये करा हमने कि एक सैटेलाइट भेज दिया जो चांद की सतह से नज़दीक आपके रिवॉल्व करता रहा और उसकी स्टडी करता रहा। ठीक है जी, उसकी स्टडी करता रहा, उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के धरती में भेजता रहा। तो ये 2008 में हमने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था। ये PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया था, ये मैंने आपको बताया था। इसने क्या किया? चंद्रयान 1 मिशन के साथ हमने खोज की थी कि चांद की सतह पर आपके पानी है और आपके हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स है इस सरफेस पे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन है आपके मून के सरफेस पे। ये चीज़ हमने फाइंड किया था किसके थ्रू? चंद्रयान 1 के थ्रू। ठीक, याद रखिएगा। आगे चल के हमने चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया था और ये मिशन आपका फील्ड मिशन था। ये चीज़ याद रखिएगा। फील्ड मिशन क्यों था? देखिए, ये मिशन आपका हमारा लैंडर और रोवर मिशन था। मतलब कि हमने इसको लॉन्च किया था आपके कि हम चांद की सतह पर क्या करेंगे? लैंड करेंगे और वहाँ से हमारा क्या करेगा? एक रोवर निकलेगा आपके कहाँ से? व्हीकल से, और वो चांद के सतह पर चल के दिखाएगा और डिफरेंट स्टडी करेगा। लेकिन ये ऐसा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसे हमने GSLV Mark 3 के साथ लॉन्च किया था और हार्ड लैंडिंग हो गई थी। देखिए करा क्या था, हमने कोशिश करी थी कि हम लोग चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे जिसकी वजह से आसानी से हमारा रोवर उतर जाएगा, लैंडर उतरेगा, उससे रोवर निकलेगा और वो चांद की सतह पर आपके रो करेगा या फिर चलेगा। लेकिन ये लैंडिंग हो गई आपकी हार्ड,
जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो लैंडर था वो टूट गया और रोवर से नहीं निकल पाया। ठीक है, वो सिग्नल नहीं दे पाया। लेकिन इसी से आपका चंद्रयान 2 मिशन से जो ऑर्बिटर निकला था वो सक्सेसफुल हुआ था। ऑर्बिटर आपका चांद की सतह पर रिवॉल्व करा था और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भेजी थी, लेकिन लैंडिंग मिशन हम लोग नहीं कर पाए थे। आप में से कुछ लोग को वो इमेज याद भी होगी K7 की, जो उस समय आपके इसरो के डायरेक्टर थे, और साथ में आपके पीएम मोदी की। ठीक है, कि उस समय कैसे K7 आपके पीएम मोदी को पकड़ कर रोए थे और पीएम ने उन्हें सांत्वना दी थी और ये आश्वासन दिया था देश को कि आगे चल के हम लोग इससे बेहतरीन उभर के आएंगे, और हमने किया भी। हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जो सक्सेसफुल हुआ था। देखिए, जो लैंडर था उसका नाम था आपका विक्रम, ये चीज़ याद रखिएगा। रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, ये बेसिक चीज़ समझिए। ठीक, मान के चलिए मैंने यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया। देखिए बेसिक सी बात है, ये मैंने रॉकेट लॉन्च किया। ठीक, जो चांद की सतह पर, मान के चलिए ये चांद की सतह है। अब लैंडर का मतलब होता है कि चांद की सतह पर वो जाकर आपके लैंड कर जाए। ठीक है जी, लैंड कर जाए। अब क्या होगा, ये तो माइक है मान के चलिए, इससे क्या होगा, आपकी ये ओपन होगा। ठीक है जी, देख सकते हैं ये ओपन होगा। फिर इससे मान के चलिए ये है रोवर, ये निकलेगा। इसमें 4 पहिए लगे होते हैं जो धीरे 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 आप क्या करेगा, चांद की सतह पर ये चलेगा, रो करेगा। तो ये होगा रोवर, जो आपके लैंडर के अंदर होता है, जो चांद की सतह पर आपके चलता है और वेरियस इन्फॉर्मेशन देता है। और लैंडर क्या था ये मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको लैंडर रोवर पता चल गया होगा क्या होता है। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और ये फेल्ड आपका मिशन था, हार्ड लैंडिंग इसमें हुई थी, ये चीज़ याद रखिए। GSLV Mark 3 के साथ इसे लॉन्च किया गया था। और LVM-3M4 रॉकेट के थ्रू हमने आपका चंद्रयान 3 2023 में सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया था। ठीक है जी, ये सक्सेसफुल लैंडिंग मिशन था जो हमको 4th कंट्री बना देती है चांद की सतह पर लैंड करने वाला, आफ्टर रशिया, चाइना एंड USA। और साथ ही साथ पहली कंट्री हमें बना देती है सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाने में साउथ पोल ऑफ द मून में। साउथ पोल ऑफ द मून में, ये चीज़ याद रखिएगा। साउथ पोल ऑफ द मून जो आपका है, ये हमेशा आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डार्क एरिया रहा है। कैसे समझिए, चांद जो आपका होता है वो अर्थ के साथ आपके जो रिवॉल्व करता है, तो चांद की हमेशा हमें एक ही सतह नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये चांद रिवॉल्व करता है, जिस तरीके से आपका ठीक धरती के चक्कर लगाता है, तो ये चक्कर जब लगाएगा तो चांद की जैसे जैसे घूमता जाएगा उस तरीके से आपकी धरती भी घूमती जाती है। तो हमें चांद का हमेशा एक ही सतह नज़र आता है, अगली सतह हमें नज़र नहीं आती है। अपोजिट साइड ऑफ द मून जो चांद की होती है, साउथ पोल ऑफ द मून, ये एक तरीके से कह सकता हूँ डार्क एरिया होता है हमारे लिए। तो साउथ पोल पे हमने सफल लैंडिंग करके दिखाई थी आपके, सॉफ्ट लैंडिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, लैंडर अभी भी हमने विक्रम इस्तेमाल किया था और रोवर हमने प्रज्ञान इस्तेमाल किया था। इसमें हमने रोवर के साथ हमने दो आपके क्या करे थे, दो इक्विपमेंट भेजे थे, चेस्टे और इल्सा। चेस्टे क्या मेजर करेगा, चेस्टे आपका थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेगा, जो एक तरीके से बताएगा कि मून की सतह का टेम्परेचर कितना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी हैं इन्वॉल्व। तो ये सारी चीज़ें आपके थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए चेस्टे इक्विपमेंट भेजा गया था। इल्सा इक्विपमेंट भेजा गया था मून क्वेक मेजर करने के लिए। जैसे कि धरती पे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप, वैसे ही मून की सतह पर भूकंप आते हैं, उसको मेजर करने के लिए इल्सा आपका भेजा गया था। ये दो इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। आगे चल के हम लोग चंद्रयान 4 मिशन आपका लॉन्च करने वाले हैं। चंद्रयान 4 मिशन 2028 के आसपास हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा कि अब तो लैंडिंग करना हमको सीख गए हैं, रोवर चलाना हम लोग सीख गए हैं, तो अब क्या करेंगे, हम लोग चांद की सतह पर हमने जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करेंगे, उसको रोवर में डालेंगे और रोवर फिर से आपके लैंडर में वापस आएगा और लैंडर को फिर से उड़ा के हम लोग धरती पर लाने की कोशिश करेंगे। सैंपल कलेक्ट प्लस रिटर्न मिशन होगा अर्थ पे। कौन सा आपका, चंद्रयान 4 मिशन। ठीक है, अब ये चंद्रयान की सारी सीरीज का सारी चीज़ें हो गई। अगला है आपका इंटरप्लेनेटरी मिशन के बारे में समझिए। इंटरप्लेनेटरी मिशन का मतलब दूसरे, एक तरीके से कह सकता हूँ दूसरे ग्रह पर या दूसरे प्लेनेट पे मिशन लॉन्च करना। जैसे कि हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन में ऑर्बिटर छुपा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये कोई लैंडर मिशन नहीं था, ये महज ऑर्बिटर मिशन था, जिसमें हम लोग मार्स की सतह के, मार्स के जो सरफेस है उसके चारों तरफ हम लोग चक्कर लगा रहे थे, मार्स के। ऑर्बिटर मिशन था, 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 रॉकेट के साथ इसे लॉन्च करा गया था और ये इंडिया को
पहला एशियन कंट्री बना देता है जो मार्शियन ऑर्बिट पे, ठीक है, पहुंचने वाला, और पहला ग्लोबली कंट्री बना देता है सक्सीड करने के लिए जो मैडन अटेम्प्ट पे आपके कहाँ पर पहुंच जाता है, कहाँ पहुंचता है, मार्स की सतह पर। मतलब कि दुनिया में हम पहले ऐसे देश बन जाते हैं जो पहले ही प्रयास में आपके मार्स तक पहुंच गए, और साथ ही साथ पहली एशियन कंट्री हमें बनाया जाता है जो मार्शियन ऑर्बिट में पहुंचता है। ठीक है, इससे पहले चाइना भी नहीं करके दिखा पाया था, हमने करके दिखाया था। और मंगलयान 2 मिशन क्या होगा, मंगलयान 2 मिशन हमने 2030 के आसपास हमने लॉन्च करने की बात करी गई है। इसमें हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई करेंगे, कहाँ पर, मार्स की सतह पर। देखिए नासा ने करके दिखाया है, ठीक है, हम भी ये करने की कोशिश करेंगे। 2030 के आसपास लैंडिंग मिशन होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं आपके एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस के मिशन के ऊपर। ये आपका एस्ट्रोसैट सेटेलाइट है, 2015 में लॉन्च करी गई थी। आदित्य L1 2023 में लॉन्च करा गया था। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, ये चीज़, इसके लिए हमने आपके स्पेडएक्स मिशन लॉन्च करा था 2024 में, स्पेडएक्स, ठीक है, और PSLV CA-C60 के साथ इसे लॉन्च करा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, इसमें हमने स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडएक्स का फुल फॉर्म होता है। डॉकिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। डॉकिंग का मतलब होता है कि मान के चलिए एक कोई आपका रॉकेट का हिस्सा है, या फिर मैं कह सकता हूँ सैटेलाइट है, जो वहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। आपके कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, स्पेस में। ठीक, हमने क्या करा, यहाँ पर से आपका अर्थ से एक दूसरा हमने क्या करा, रॉकेट छोड़ा, जिसमें ये नट बोल्ट जो मैंने डॉटेड में दिखाई, ये नट बोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, डॉक करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक तरीके से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये मिलना सक्सेसफुल हो गया, ये जो आपस में मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक डोर होगा, यहाँ पर एक डोर होगा। अब ये डोर ओपन हो जाएंगे तो ये कनेक्टिविटी इन दोनों में हो जाएगी। यही डॉकिंग चीज़ें करी जाती हैं आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, वो डॉकिंग के थ्रू जो पहले क्या करता है, शिप जो एस्ट्रोशॉट, ये स्पेस जो यहाँ पर से जो भेजा जाता है रॉकेट, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हो जाता है, लग जाता है। उसके बाद इसके अंदर का जो भी डोर होता है वो ओपन होते हैं और एस्ट्रोनॉट आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं। तो ये डॉकिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो ये डॉकिंग की टेक्नोलॉजी हमने करके दिखाई। ठीक है, इसमें हमने HDX-1 आपका भेजा सैटेलाइट और HDX-2 सैटेलाइट भेजा। HDX-2 सैटेलाइट जो आपका था, ये टारगेट सैटेलाइट था, मतलब जिसमें हम लोग डॉक करके दिखाएंगे। HDX-1 आपका चेजर था, जो HDX-2 को आपको चेज कर रहा था, मतलब फॉलो कर रहा था। उसके बाद ये आपस में डॉक करे, और ये टेक्नोलॉजी हमने करके दिखाई कि ये आपस में मिले। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला ये समझिए। इसका हम लोग किस लिए हमने ये करा, ये हमने 2 चीज़ों के लिए करा। मान के चलिए कल कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है, और अगर हमको उसकी मेंटेनेंस करनी है, ठीक, उसकी एक तरीके से रीफ्यूलिंग करनी है, तो इसके डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए। और इसका एक पर्पस और सबसे मेन है जो हमने इसके लिए करा है, ये है आपका गगनयान मिशन। ठीक, गगनयान मिशन को लेके हमने ये करा है। अब देखिए गगनयान मिशन क्या होता है ये समझिए, पहले यहाँ पर बता ही देता हूँ, आगे फिर आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए पहले गगनयान मिशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझा देता हूँ। देखिए गगनयान मिशन जो है आपका, ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ठीक, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम यहाँ से लेके जाके आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक कराएंगे, यहाँ पर से जो हमने रॉकेट भेजी है। तो अगर हमारे पास डॉकिंग की टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, तो वहाँ पर हम लोग डॉक करके कैसे कर पाएंगे। भारत खुद निर्भर होना चाहता था, इसलिए उसने डॉकिंग की टेक्नोलॉजी ढूंढी और वो करके दिखाया डॉक। और इस तरीके से हमने आने वाले वक्त में जो हमने गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च करेंगे, जो हमारे भारत का पहला क्रूड मिशन होगा, मतलब जो यात्री लेके जाएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, कहाँ पर, ISS में,
लो अर्थ ऑर्बिट में जो प्लेस करा गया है, ये इसके लिए हमने आपका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स मिशन करके दिखाया था। इसके लिए हम लोग LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और इन 4 महाशय जो आपके गिवन हैं, इन लोगों को हम लोग भेजने की बात कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप, इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग भेजेंगे गगनयान मिशन के थ्रू। याद रखिएगा, ये रशिया में ट्रेनिंग करके अब आ गए हैं इंडिया में वापस। इसमें आपके जो शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये आपके जो हाल ही में आपके एक क्या करा गया था, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सियम 4 मिशन, हाँ जी, एक्सियम 4 मिशन के थ्रू ये हाल ही में आपके जाके आ चुके हैं। कहाँ पर? आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। ये नासा, स्पेसएक्स और इसरो का जॉइंट मिशन था, जिसमें पैगी विटसन जो कमांडर थे आपके इस स्पेस फ्लाइट के, शुभांशु शुक्ला इंडिया के और पोलैंड के आपके एक एस्ट्रोनॉट थे और हंगरी के आपके एस्ट्रोनॉट थे, इन चारों को भेजा गया। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टे करने वाले पहले आपके एस्ट्रोनॉट बने कौन? शुभांशु शुक्ला। देखिए, इससे पहले जो आपके एक यात्री और हैं जो स्पेस में गए थे, ठीक, राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी जो आपके गए थे, राकेश शर्मा आपके महज स्पेस में गए थे, वो कहीं उन्होंने ISS में लैंड नहीं किया था। वो स्पेस में गए और वापस आ गए, मतलब वो स्पेस में जाने वाले पहले यात्री थे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले यात्री जाने वाले कौन थे इंडिया के? ये थे आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा। तो ये एक्सियम 4 मिशन के थ्रू आपके करा गया था। ये एक प्राइवेट मिशन था जो स्पेसएक्स के द्वारा आपको करा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं फिर से वहाँ पे, तो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट स्पेसएक्स आपको पता चल गया होगा होपफुली। उसके बाद नाविक सिस्टम। नाविक सिस्टम में क्या होता है? नाविक सिस्टम में हमने खुद का आपका क्या करा, सैटेलाइट बनाने की, वो GPS बनाने की बात करी। देखिए, ये हमने इसलिए किया क्योंकि 1999 में जब आपका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था कारगिल का, तब हमने अमेरिका की मदद मांगी कि हमें GPS की हेल्प से, ताकि हम एनिमी की लोकेशंस पता कर सकें और बम्बार्टमेंट कर सकें। लेकिन अमेरिका ने हमें GPS की क्लोज एक तरीके से कह सकता हूँ फुटेज जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करी जाती है, उसको देने के लिए मना कर दिया। तभी से इंडिया ने आपका स्टार्ट कर दिया था। 1999 में हमने आपका ये सोच लिया था कि आगे चल के हम लोग अपना खुद का GPS बनाएंगे, और वो हमने करके भी दिखाया। हमने इसी के लिए आपके नाविक सिस्टम लॉन्च किया। नाविक सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग आपके खुद के सैटेलाइट अपने भेजे हैं, और जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ है, खुद का GPS तैयार हो पाया है। नाविक इनेबल्ड सिस्टम, जिसको गगन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गगन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके 4 सैटेलाइट, याद रखिएगा कि इसमें 4 सैटेलाइट आपकी ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी गई हैं, ठीक। और जो आपके 3 सैटेलाइट हैं ये आपकी पोलर ऑर्बिट में रखी गई हैं। हाँ जी, 3 ऑर्बिट ना, जियो सिंक्रोनस नहीं, इसमें जो आपके 4 जो सैटेलाइट है, सॉरी, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी गई हैं, और 3 जो आपकी सैटेलाइट है ये जियो में रखी गई है, जियो अर्थ ऑर्बिट में आपकी रखी गई। ये चीज़ याद रखिएगा, 7 सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक। और अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको 2 तरीके से इसका इस्तेमाल करा जाएगा। पहला आपका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके सिविलियन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करा जाएगा, जैसे कि आपका नेविगेशन बताने के लिए, और एक तरीके से मरीन नेविगेशन के लिए, लोकेशन बेस्ड सर्विस के लिए। देखिए, जो आपका होता नहीं कि कहीं भी आपका आजकल क्या हो गया है, जैसे मनरेगा वाला जो स्कीम है उसका नाम राम जी रख दिया गया है, उसमें एक क्लॉज ये रखा गया है कि लोकेशन बेस्ड सर्विस भी आपकी होगी। मतलब किस जगह पे प्रधान काम करा रहा है, वो आपकी कहाँ खुदाई करा रहा है, वहाँ पर जाके उसको अपनी लोकेशन भेजनी पड़ेगी, ठीक है। वो लोकेशन आपका ये सर्विस इसके थ्रू भी आपके दी जा सकती है, किसके? स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस के थ्रू, नाविक की हेल्प से, ठीक। अब ऐसे मोबाइल आपके आने लग गए हैं जिसमें नाविक इनेबल्ड आपका सिस्टम होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग GPS का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में मतलब बिल्कुल ये सैटेलाइट आपकी बिल्कुल क्लोज्ड फुटेज जोड़ सकती है, मतलब महज आपका 1 से 2 मीटर की दूरी तक का आपका इमेज खींच सकती है, जिसकी वजह से जिस पे ये आपका एक तरीके से निगरानी रखना चाहते हैं उसकी बहुत क्लियर इमेज ये पता कर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि चलती फिरती गाड़ी है, अगर उसका नंबर प्लेट भी देखना है तब भी देख सकते हैं, ठीक। ये टेक्नोलॉजी भी है, कंफर्म है, ठीक है। तो ये डिफेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और ये
सिविलियन पर्पस के लिए आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए इसका नाम होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। इसमें इनक्रिप्टेड सिक्योर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो ये आपका खुद का नाविक सिस्टम है, होपफुली आपको ये याद रहेगा। अच्छा जी, हो गया। आगे चलते हैं। अब आपका चंद्रयान 5 मिशन, जो आपका ल्यूपेक्स मिशन के नाम से भी जाना जाएगा, याद रखिएगा। ल्यूपेक्स मिशन जो आपका जैक्सा या फिर जापानीज जो आपका स्पेस एजेंसी है और इसरो के थ्रू आपका लॉन्च करा जाएगा। ये क्या करेगा, जो परमानेंटली शेडोड रीजन है आपका लूनार साउथ पोल में, वहाँ पर आपके लैंडिंग करा के दिखाएंगे और उसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन आपका भेजा जाएगा, ल्यूपेक्स मिशन। इसमें क्या होगा, लैंडिंग मिशन जो है ये इसरो को दिया गया है कि इसरो लैंडर का बनाएगा, आपका लैंडिंग करा के दिखाएगा। और जो आपका रोवर है, रोवर का इस्तेमाल, रोवर बनाने की जिम्मेदारी आपके जापानी स्पेस एजेंसी को दी गई है या फिर जैक्सा को दी गई है, ठीक। और मॉम मिशन जो आपका है ये 2030 पे हमने लॉन्च करने की बात करी है, मैंने आपको बताया था। और इसी के साथ साथ ही आपका VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन, मतलब कि वीनस की सतह पर रोटेट करने वाला ऑर्बिटर, इसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे। शुक्रयान के नाम से ये जाना जाएगा। इसे मार्च 2028 के आसपास हम लोग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक सरफेस को स्टडी करेगा, उसकी कॉम्पोजिशन को बताएगा जो वीनस में है, और सोलर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा वीनस पे क्यों होता है इसकी स्टडी करेगा, ठीक। आप जानते हैं कि आपका वीनस इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसी को स्टडी करने के लिए आपका शुक्रयान मिशन भेजा जा रहा है। वीनस को आपको अर्थ के ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गया आपका, हाँ जी हो गया ना, ये बता दिया मैंने आपका। अब आगे जो आपका है गगनयान मिशन, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था गगनयान का मतलब क्या होने वाला है। देखिए गगनयान में अभी तक हमने आपका एक चीज़ करके दिखा दिया है, कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक। ये चीज़ समझिए, हमने 2 चीज़ें करके दिखाई हैं। एक तो आपने सुना होगा कि क्या करा है हमने, खुद का आपका जो मान के चलिए आपके यात्री चले गए, एस्ट्रोनॉट चले गए, फिर वो आपके धरती पर जब वापस आते हैं तो वो स्प्लैश लैंडिंग करते हैं, कहाँ पर, समुद्र की सतह पर। तो समुद्र की सतह पर स्प्लैश लैंडिंग जो होती है, इसमें जो आपका ये मान के चलिए ये आपका वो है क्रू कैप्सूल है, मतलब कि जिसके अंदर आपके सारे यात्री बैठे हुए हैं। तो पहले धरती के सतह पर जब आता है तो इसमें आपके बहुत बड़े बड़े एक तरीके से पैराशूट लगा दिए जाते हैं, जो बहुत हद तक इसकी स्पीड कम कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ये आपका स्प्लैश डाउन करता है कहाँ पर, आपके वाटर में। तो इंडियन ओशन में हमने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। हमने खुद का आपका एक तरीके से कैप्सूल कह सकता हूँ, जिसमें आपके यात्री जाने वाले हैं, ये गगनयान के 4 सैटेलाइट्स कह रहा हूँ, मतलब कि 4 एस्ट्रोनॉट्स, इनको जो हम भेजने वाले हैं, इसका हमने पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। स्प्लैश लैंडिंग हमारी सक्सेसफुल रही है, मतलब हमारे पास लैंडिंग का भी अब इंतजाम हो गया है। दूसरी चीज़ जो हमने करके दिखाई है, व्योममित्रा आपका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक। एक रोबोट है, इसको व्योममित्रा को हमने गगनयान के लिए एक्सपेरिमेंटल के मॉड्यूल के तौर पे भेजा गया था कि हाँ अगर हमारे जब साइंटिस्ट जाएंगे, ये चारों जब जाएंगे, तो एक तरीके से कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, कैसा प्रेशर रहेगा, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए पहले हमने एक रोबोट को भेजा है। उस रोबोट का नाम है आपका व्योममित्रा, ये चीज़ याद रखिएगा। वो भी सक्सेसफुल रहा था, सबकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, बस फाइनल लॉन्चिंग आपकी बाकी है और आपको आने वाले 1 साल में कन्फर्म ये देखने को मिलेगा। होपफुली आपको इस गगनयान के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे है आपका GPS ग्लोबल। अच्छा, अब समझिए इसके बारे में थोड़ा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और लेके आया हूँ आपके लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और ISS के बारे में। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका है, ये अब धीरे धीरे आपका पुराना हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, UK, फ्रांस, रशिया, कनाडा और चाइना, इन सब ने मिलकर आपका लॉन्च करा था, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स हर कंट्री ने डिज़ाइन करके आपके भेजा और वहाँ जाके वह असेंबल हुए। वही स्पेडेक्स वाला जो मिशन था, जिसमें आपका एक तरीके से डॉकिंग होती है, डॉक करके आपका ये आपका ये तैयार होता है, ठीक। स्पेस स्टेशन, ये इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है आपका, ये लो अर्थ ऑर्बिट में आपका प्लेस्ड है। कहाँ, लियो में आपका प्लेस्ड है। 400 किलोमीटर पे रखा गया है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, ठीक। जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए आपका ये रखा गया है कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट आपकी अर्थ की सतह पर नहीं हो पाते हैं, ये यहाँ पर जाके एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए रखा गया है। और डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पर जाती हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजती हैं,
ठीक, नासा के थ्रू मैक्सिमम जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये ऑपरेशनल है आपका 1998 से। अब क्या हो रहा है कि ये आपका धीरे धीरे कहा जा रहा है कि 2030 तक ये आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब कि काम के लायक आपका नहीं रहेगा। तो इसी के चलते आपका क्या करा गया है कि चाइना ने आपने खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। ठीक, अब बता दो आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। करीबन करीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड जो आपके बड़े बड़े होते हैं उसके साइज कितना आपका होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्या करे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। और इसमें जो ये लगा हुआ है, ठीक, ये जो लगे हुए ये सोलर पैनल हैं जो इसको चार्ज करते हैं, ठीक, एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। तो ये 2030 तक मोटा मोटा आपका ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। ठीक, उसके बाद इसको डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा। तो इंडिया हम अब क्या कर रहा है, इंडिया खुद के बारे में सोच रहा है कि आने वाले वक्त में हमें अपना खुद का, जैसे कि चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है, तियानवेन उसका नाम है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन क्यों ना बना लें। तो इसी को चलते ही 2035 तक हमने सोचा है कि अपना खुद का क्या करेंगे, अपना खुद का स्पेस स्टेशन हमने बनाने की बात करी है, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। 2025-2027 में गगनयान मिशन मैंने आपको बताया हम लॉन्च करेंगे, ये इसकी स्टार्टिंग धीरे धीरे देखिए कैसे हो रही है। ठीक, उसके बाद 2028 के आसपास हम लोग BAS प्री कर्सर को हम लोग भेजेंगे, उसके बाद फुल स्टेशन बनाने की तैयारी हमारी 2035 तक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब ये दोनों चीज़ें होपफुली आपको समझ आ गई होंगी कि ये आखिर है तो आखिर ये क्यों बन रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद आर्टेमिस मिशन। अब देखिए आर्टेमिस मिशन है आपका, आर्टेमिस मिशन है ये नासा के द्वारा लीड करा गया है। नासा एक बार फिर से आपका उस मिशन पे चल चुका है जहाँ पर ये कह रहा है कि ये चांद की सतह पर फिर से इंसानों को उतारेगा। ठीक है, चांद की सतह पर फिर से आपको उतारेगा, ये चीज़ याद रखिए। तो इसी को थ्रू आर्टेमिस मिशन कहा गया है। और आर्टेमिस अकॉर्ड क्या था, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉपरेशन आपको चाहिए था, जिसमें आपके कई कंट्रीज़ ने सिग्नेचर किया है, जिसमें इंडिया भी आपका सिग्नेटरी है, यही चीज़ याद रखिएगा आर्टेमिस अकॉर्ड का। दिस इंटरनेशनल कोलिशन एम्स टू रिटर्न ह्यूमन्स टू द लूनर सरफेस एंड एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेस कैंप टू सपोर्ट फ्यूचर मिशन। हम उतारने वाले हैं चांद की सतह पर ह्यूमंस को आर्टेमिस मिशन के थ्रू, नासा उतारेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 मिशन आपका कंप्लीट हो गया है। आर्टेमिस 3 आपका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होगा जो आने वाले वक्त में करा जाएगा। और आर्टेमिस 4 2028 में साउथ पोल पे हम लोग ह्यूमंस को उतारने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। आर्टेमिस 2 मिशन क्या था, आर्टेमिस 2 मिशन आपका फ्लाई बाय मिशन था, याद रखिएगा। फ्लाई बाय मिशन क्या होता है कि ये पहले 50 सालों में आपका फर्स्ट क्रूड लूनार फ्लाई बाय मिशन था, पहले 50 सालों में, इससे पहले 50 साल पहले हमने किया था। उसके बाद अब क्या करा है, नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है जो चांद की सतह पर रोटेट करके घूम कर फिर धरती पर वापस आकर ये लैंड करे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप स्पेस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए हमने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करा था कि देखते हैं होता क्या है। ठीक, एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने पहले करे थे लेकिन ये रियल एक्सपेरिमेंट था। अब सिर्फ इनका काम है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करके देखना और आखिरी में ये लैंड करा देंगे 2028 के आसपास ह्यूमंस को, बहुत बड़ी बात होने वाली है। ठीक ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये करेगा तो गारंटी है कि रशिया इस फील्ड में पीछे नहीं रहने वाला है। आने वाले वक्त में रशिया से भी आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि रशिया भी इस फील्ड में आगे जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और इंडिया अब धीरे धीरे आपके मून मिशन के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। आने वाले वक्त में होपफुली कि हो सकता है कि हम भी आने वाले वक्त में ये चीज़ करके दिखा दें। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद चैंग-ई 6 मिशन, ये क्या था, आपका सक्सेसफुल मिशन था जो चाइना के द्वारा आपका करा गया था। ये सैंपल जो है कलेक्ट करके उसके बाद धरती पे वापस लेके आया है। फार साइड ऑफ द मून में चाइना ने लैंडिंग करके दिखाया था, जिसका नाम है चैंग-ई 6 मिशन था। ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक्जियम 4 मिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक, अब आखिरी चीज़ जो मेरे को आपको बताना है ये आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में है। देखिए ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जितने सैटेलाइट आपके लॉन्च करे जा रहे हैं, हमने क्या सोचा है, हमने इसके लिए पहले ही आपके क्या करा था, डिफरेंट कंट्रीज़ आई थी, उन्होंने स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए सिविलियन पर्पस के लिए और पीसफुल पर्पस के इस्तेमाल करने के लिए आपके आउटर स्पेस ट्रीटी साइन करी थी।
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1960 में आपके साइन करी थी, पूरा ईयर मेरे को याद नहीं है, होपफुली मेरे ख्याल से 1967 या 1968 इसके आसपास हमने ये आपकी लॉन्च करी थी आउटर स्पेस ट्रीटी। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, लेट मी कंफर्म। आउटर स्पेस ट्रीटी आपके 1967 में लॉन्च करी थी, ठीक है, ये साइन करी गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें कैसा काम क्या था? इसका काम था कि आपका जो स्पेस है उसका पीसफुल पर्पस के लिए सिर्फ इस्तेमाल करा जाना चाहिए। मतलब उसमें जो सैटेलाइट आपके रखी जानी चाहिए वो एक तरीके से आपके ह्यूमन काइंड को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करे जाने चाहिए, और इसका फ्री एक्सेस एंड यूसेज होना चाहिए। मतलब कि कोई देश इस पर मालिकाना हक अपना नहीं रख सकता है, सबका बराबर की हिस्सेदारी इसमें होगी, ये चीज़ याद रखिए। और कोई नेशनल एप्रोसिएशन नहीं होगा, मतलब कोई भी देश इसको अपना जागीर नहीं बना सकता है, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक तरीके से ये बात करी गई है डीमिलिटराइजेशन के बारे में, डीमिलिटराइजेशन के बारे में। मतलब कि मिलिट्री पर्पस के लिए हम लोग आपके स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब स्पेस वॉरफेयर के लिए आपका ये इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है। स्पेस वॉरफेयर क्या होता है कि आपके स्पेस को, जैसे कि हम लोग अर्थ पे वॉरफेयर हमने बना रखा है कि हमने मैदान बना रखे हैं जहाँ पर हम लोग लड़ाई करते हैं। साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है अब, उसका एक एडवांस वर्जन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एनिमी कंट्री होता है उसका होस्ट कंट्री क्या करता है, उसके साइबर नेटवर्क में कुछ इशू कर देता है, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये साइबर वॉरफेयर का एक पार्ट है। ठीक इसी तरीके से अब एक तरीके से अमेरिका स्पेस फोर्स बनाने की बात कर रहा है, जो आउटर स्पेस ट्रीटी का एक तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। स्पेस फोर्स क्या होगा, वो सोच रहा है कि हमारे पास आज लैंड पे तो है ही आर्मी, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, एक स्पेस फोर्स भी बनाने की उसने तैयारी कर ली है, जो कह रही है कि स्पेस में भी हम लोग एक तरीके से अपना मिलिट्री पर्पस के लिए एक फोर्स तैयार करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेस को डीमिलिटराइजेशन के लिए और पीसफुल पर्पस के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी, आउटर स्पेस ट्रीटी। इसको मुझे डिस्कस करना था आपके साथ और मैंने डिस्कस कर लिया। और याद रखिएगा कि अमेरिका स्पेस फोर्स बना रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का जो पार्ट था बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया। एक एक चीज़ हमने अच्छे से कवर कर ली जो अभी तक न्यूज़ में थी। जो कुछ चीज़ें आपकी छूट गई होंगी या आने वाले वक्त में जो एडिशनल वीडियोस लाऊंगा उसमें कंप्लीट करा दूंगा, और जो करंट में रहने वाले टॉपिक है बस उसको आपको कवर करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया गया होगा, और इस लेक्चर के नोट से मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपका, क्या नाम है, एग्ज़ाम मोड, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम मोड नाम है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मुझे मोटिवेट करे आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वीडियो और एक वीडियो और कौन सी आपकी बायोटेक्नोलॉजी का आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखिए। आने वाले वक्त में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और वीडियोज़ में लेके आऊँगा। इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक पूरी तरीके से आपके कवर कर लेंगे आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।